वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विल ट्राई कि खत्म हो जाए चैप्टर, नहीं भी होगा तो परसों हो जाएगा। आओ, पहला है सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, और ऑब्वियसली नीचे कुछ लिखा नहीं होगा रीजन, या तो आप शॉर्टकट में रीजन लिखोगे या मेरे को बताओगे। देखते हैं कौन कितने बढ़िया रीजन था। तुम क्या पढ़ रहे हो दमन? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू क्या होता है? HDI। ये मतलब पढ़ सकते हो, होता क्या है HDI? आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर है आपका, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। हाँ, HCF वही तो है, ह्यूमन डेवलपमेंट। एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें 2 मार्क्स का आंसर भी था। ह्यूमन डेवलपमेंट में कैपिटल भी आती है और वेलफेयर भी आता है, कि GDP में कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो प्लस आपका वेलफेयर कितना अच्छा है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग इन 3 कंट्रीज में ह्यूमन बीइंग की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इन स्टडीज, इन हॉस्पिटैलिटी, इन जॉब्स, इन बिजनेस, ओवरऑल इन स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह वगैरह। तो आप पहले देखो सबसे ज्यादा किसमें है, क्यों? एजुकेशन सिस्टम हमसे ज्यादा अच्छा है। वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पर सबको इतनी अच्छी वो नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं मिलती। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थोड़े से लेजी और थोड़े से वो इग्नोर करते हैं बच्चों को। प्राइवेट स्कूल के भी करते हैं वैसे तो, पर फिर भी वह पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, बेटर कंपेयर। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है बच्चों को पढ़ने की, दूसरा एक तो ये हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है जैसे चाइना की, पर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़े से ही फर्क है। उनकी 73% है, हमारी 60, लेकिन पाकिस्तान और पीछे है। ऑब्वियसली वहाँ गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की कमी। जब आप गरीब होते हो तो स्कूल नहीं भेजोगे आप। दूसरा, वहाँ स्कूल भेजने का ट्रेंड भी नहीं है इतना, पढ़ाने का इतना ट्रेंड जैसे हमारे गांव के अंदर पढ़ाने का ट्रेंड नहीं है, वैसे पाकिस्तान में पढ़ाने का ट्रेंड। चाइना में पता है कि पढ़ना तो कैसे पढ़ना है, दे इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग, बचपन से गैजेट्स बनाने, ठीक करने बच्चों को इंटरेस्ट रहता है और वो उसको अच्छी बात मानते हैं। हमारे इंडियंस नहीं मानते। अगर बचपन से हम यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या गेम्स में अच्छे हैं, म्यूजिक में अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स उसको अच्छा नहीं मानते, बोलते नहीं पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए सिर्फ, और जगह अच्छा है। तो एक बच्चा पेंटिंग में अच्छा है तो तू क्या ही करेगा पेंटिंग बना के, तेरा क्या ही फ्यूचर है, तो उसको अच्छा नहीं मानते। बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं। सेकेंडरी रैंक, रैंक उसके अकॉर्डिंग आ रही है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल, ये ग्लोबल रैंक है। ग्लोब में सबसे अच्छी रैंक किसकी है? चाइना की। रैंक तो कम होनी चाहिए ना, ट्रम्प कार्ड नहीं खेले बचपन में? रैंक 1 वाला स्टार्ट करता था गेम, खेले कभी ट्रम्प कार्ड? नहीं खेले, चलो तुमने नहीं खेले, हमने बहुत खेले हैं। रैंक तो कम होनी चाहिए ना, रैंक 1 सबसे अच्छा होता है। तो सबसे अच्छी रैंक किसकी है? चाइना की। पूरी ग्लोबल इतनी भी कंट्रीज हैं, चाइना 91 नंबर पे है, इंडिया उसके बाद है। तो देखो पुराने पे 91 से और 4 कम होगी रैंक उसकी, और इम्प्रूव किया उसने। इस बुक में 131 इंडिया है, आपकी बुक में कितनी है? चलो एक उसने भी इम्प्रूव कर लिया, चलो इम्प्रूवमेंट में तो है ना, चाहे एक ही सही। पाकिस्तान 148 है मेरे पास, वॉर खराब हुई है। देखे, चाइना 4 से इम्प्रूव हुआ है, इंडिया 1 से इम्प्रूव हुआ है, एटलीस्ट इम्प्रूव हुआ है। हम नीचे नहीं गए, खड़े हुए अपनी जगह पे। चलेगी 6 नीचे, क्योंकि उनका एक ही काम है, गोला बारूद, बम, टैंक, बॉर्डर, लड़ाई झगड़ा, बस। पढ़ाई पे ध्यान, ट्रेंड नहीं है ना, ट्रेंड लोग मतलब वो नहीं है, सोच नहीं है। अगला है जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या होता है ये? जो आप पैदा हुए हो, कितने साल नहीं, वो इनफाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट मोटर वो भी आएगा। एक्सपेक्ट की आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड लाइफ कितने साल तक आप उम्मीद से जियोगे, एवरेज? तो ये कैसे पता लगती है? जो लोग मरते हैं, कितने साल मरते हैं, उसके एवरेज निकालते हैं, डेथ रेशियो। सबसे अच्छी लाइफ
क्यों? 5 रीजन दो। वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में उससे भी कम है। पोल्यूशन तो है चाइना में खैर, पर वहाँ पे ना फैक्ट्री का जो पोल्यूशन का एरिया अलग बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा बच जाता है। वो वाली फैक्ट्री होती है, पोल्यूशन कम करती होंगी। चलो ये मैं भी पॉइंट नहीं मानता, फिर भी इंडिया में भी कई स्टेट में पोल्यूशन कम है, वहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा है, लेकिन बाकी जगह तो कम है। पोल्यूशन एक चीज़ है, फिर भी इतना नहीं है। दूसरा, 2 हो गए, चलो तीसरा, कम क्यों है? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों है, उनकी ज़्यादा क्यों है? पॉवर्टी कम है, उससे क्या होगा? लोग अच्छा हेल्दी लाइफ जिएंगे, लोग अच्छा खाएंगे। हालांकि अच्छा खाते नहीं है वो लोग, तब भी ज़्यादा जिए से हमसे। तो माना जाता है कि अगर आप अमीर हो गए तो यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, वो हमसे फिट भी रहते हैं ज़्यादा बंदे, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। तो ये मेन जो आंसर हॉस्पिटैलिटी का ही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है हमसे, हम लोग बचा नहीं पाते हैं कुछ लोगों को, वो बचा लेते हैं, तो उनका फिर रेशियो ज़्यादा है। मीन ईयर्स, मीन मतलब एवरेज, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, परसेंटेज एज 15 एंड अबव, 15 साल से ऊपर, 15 साल या 15 साल से ऊपर कितने % लोग पढ़े लिखे हैं? बताओ। पढ़े हैं? ये परसेंटेज लोग नहीं है, परसेंटेज एज है। एक मिनट, कंफ्यूजन है। हाईएस्ट परसेंटेज एज लिखा हुआ ना, एक परसेंटेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कौन कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेता है? तो चाइना में एवरेज लोग 7 से 8 साल की स्कूलिंग लेते हैं। 12 साल मतलब कॉलेज वगैरह स्कूलिंग 12 साल की होती है ना, तो 7 से 8 साल लोग पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट 10 तो पार करी हुई है। इंडिया में 6, 8वीं 9वीं तक पढ़ते हैं, मोस्टली 8वीं तक पढ़ते हैं एवरेज, और पाकिस्तान में 5वीं तक, 4थी 5वीं तक पढ़ के काम खत्म है उनका, प्राइमरी स्कूल हो गया, बस हो गया। ज्यादातर तो गरीब है, पैसे नहीं उनके पास। अगला आता है जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर हेड, पर हेड जीडीपी किसने कितना काम कंट्रीब्यूट किया? देखो जी, यूएस डॉलर्स में है ये। पर हेड पाकिस्तान में 4,800 कुछ आ रहा है, 5,500 पर बंदा, इतने डॉलर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। इंडिया में, चाइना में है हमसे कई ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट। घर घर फैक्ट्रियां हैं, करो कंट्रीब्यूट, हम इतने कंट्रीब्यूट नहीं करते ना। बस कहाँ पढ़ता है तू? इंग्लिश पढ़ता है खाली? कितने बच्चे हैं बैच में? जाओ। तो अकेले पढ़ते हो, किसके साथ पढ़ते हो? मतलब 10th के 2 बच्चे हो ना साथ में, और भी क्लासेस साथ में, कि तुम 2 कट्टे अकेले पूरे बैच है? 2 बच्चे पढ़ते हो, मजा आता होगा। नहीं, क्योंकि वो जो हमें टीचर पढ़ाती है ना, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, वो हमसे पहले हो जाते हैं, फिर हमारे पास साइंस आती है, वो हमारे 1 घंटे, तुम्हारे को तो 1 घंटा पूरा मिलता है ना अकेले, तो जरूर मजा आता होगा, पूरा ध्यान दो। 2 बच्चों में बहुत अच्छी रहती है, मार्क्स सही आ रहे हैं इंग्लिश में। एसएससी नहीं पढ़ता वहाँ पे? नहीं, एसएससी नहीं पढ़ती। वो बच्ची पढ़ती है जो साथ में, वो भी नहीं पढ़ती? एसएससी पढ़ाती नहीं, ये कोई और पढ़ाता होगा, टीचर तो होंगे ना वहाँ पे। उनके उस एसएससी बैच में कितने बच्चे हैं? उसमें है 6-7। चलो ठीक है। हाँ जी, आगे है जी, पीपल बिलो सबसे ज्यादा गरीबी का है? रीजन एक वर्ड, लेस एजुकेशन, इलिटरेसी। पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बाकी बना के लिख लोगे, ये जो इन्होंने बकवास लिखी है नहीं लिखनी आपने, आपने बढ़िया आंसर लिखना, कोई डाउट है? हाँ जी,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब, हाँ, वॉर्म में और 1 साल तक होने तक, तो इस पीरियड में अगर बच्चा मर जाता है, इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। पर 1000 बर्थ में से इंडिया में कितने मरते हैं? तो ठीक है, 1000 में 29 ही मरते हैं, और भी कम हो रहा है। देखो मेरी बुक में 38 है, तो और अच्छा कम हुआ है, 38 को 29 तक लेके आए हैं, आगे और कम करेंगे। इसका मतलब हम हेल्थ में काफी अच्छे हैं। पाकिस्तान में, चाइना में 9 था, मेरे को 7 हो गया, और अच्छा हुआ है। 1000 में 7 बच्चा मरता है खाली, कितना अच्छा फिगर है। आगे तो 44 था, नहीं 66 था, ये भी इम्प्रूव हुआ है। कितना हुआ? तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। आगे किसका पता नहीं, मेरे को क्या पता। माइंड सेट नहीं होता, ये तो नेचुरली ज्यादा वहां पे हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, ये तो श्योर है। पर वो बाई चांस की बात है, तो काफी टाइम गया, उनकी ग्रोथ थोड़ी हुई है। बस इतना ऐसे लिख दो कि दे आल्सो शोड अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह, दे आर एबल टू शो अप, बस इसे मत दो। जिसका नहीं पता उसका मत दो, झूठ मत लिखो। मैटर्निटी मोर्टेलिटी मतलब, प्रेग्नेंट वुमेन जो मर जाती है बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, वो जो होता है 1 लाख में आपको सबसे अच्छा किसका है? और चाइना और इंडिया में कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। अब समझ आ रहे हैं? एक प्रेग्नेंट वुमेन का इलाज सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सारी दवाइयां नहीं दे सकते, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उसको बेहोश नहीं कर सकते आप। उसका इलाज दुनिया में सबसे मुश्किल इलाज, और एक ब्रेन का इलाज, ये 2 इलाज बहुत मुश्किल माने गए हैं, क्योंकि ब्रेन के आसपास नर्व्स ऐसे चिपकी होती हैं, हल्का सा भी चेंज हो गया तो ब्रेन खत्म। और प्रेग्नेंट वुमन के अंदर 2 जानें होती हैं, दोनों में से एक को बचाना, दोनों को बचाना बहुत मुश्किल होता है ये काम। तो इतने टफ साइंस के अंदर कौन लीडर है? चाइना। इंडिया बहुत पीछे है अभी। इंडिया में भी ये जो प्रॉब्लम आती है, तो फिर इंडिया में तो बहुत सारी बातें, ये दिक्कतें इसलिए हो रही है, एक तो गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल गांव से कहाँ है? दूर। आपने न्यूज में कभी देखा होगा, लोग रेडी पे अपनी वाइफ को लिटा लिटा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, तो लेडी पे लेके जा रहे हैं, तो रस्ते में मर जाता है बंदा, है ना? तो ऐसे ये दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में अगर हॉस्पिटल नहीं भी लेके जाओगे, तो गांव में बर्थ घर पे वो दाई होती है, वो कर देती है, वो एक्सपर्ट होती है, दे आर एज गुड एज डॉक्टर। पर कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं कर पाती वो लोग, क्योंकि साइंस नहीं आती उनको, है तो इलिटरेट ना, बच्चा पैदा करना उनको आता है, बट कोई साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशन होगी जो डॉक्टर मेडिकल होगी, वो तो डॉक्टर ही हैंडल करेगा ना, फिर वो वुमेन मर जाती है, बच्चा तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, पर ये अच्छा नहीं है, दिस आर नॉट गुड फिगर्स। घर पे वो उनको तरीके पता है कि इन्फेक्शन, हाँ, तो ऑब्वियसली घर का इलाज तो घर का इन्फेक्शन होता है। पर जब हमारे देश में एलोपैथी नहीं भी आई थी ना, तब से यही चलता आ रहा है, होते हैं बच्चे बीमार गांव में, फिर उनका ट्रीटमेंट, आजकल तो शहर में हम उनको एडमिट करा के ठीक करा लेते हैं, गांव में क्या होता है? मर जाते हैं। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव सैनिटेशन, ऐसे लोग जो साफ सुथरी जगह पे रहते हैं और उनके पास सीवर्स वगैरह की फैसिलिटी घरों में है। कितने लोग हैं? सबसे ज्यादा किसमें है? हर चीज में लीडर कौन है? क्यों? मतलब वहां साफ सफाई गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती है, या तो करप्शन ही करप्शन है। कंप्लेंट करोगे तो आते हैं, पैसे लेके काम करते हैं, जो उनका काम है। हमसे टैक्स लेते हो इस बात का कि हमारे सीवरों में सफाई हो, हमारे घरों के आसपास क्या हो। आपने देखो दिल्ली में तो फिर भी ठीक है, पर दिल्ली में भी कई इलाके हैं, और दिल्ली के बाहर जाओ, घरों के बाहर नालियां बह रही होती है। दिल्ली के पिछड़े इलाके या अमृतसर वगैरह जाओ, पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, घरों के बाहर नालियां बहती हैं, उससे मच्छर नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी उससे, तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। आगे क्या है जी? पढ़ो। बेसिक ड्रिंकिंग की, बेसिक जो पानी का हक है आपका, वो कितने लोगों को मिलता है, परसेंटेज, तो ये तो सबके सही है, ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है। तो परसेंटेज ऑफ
अंडर नरिश चिल्ड्रन, अंडर नरिश क्या होता है? जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती, भरपेट खाना नहीं मिलता। कौन कितने ज्यादा है? चाइना में बहुत कम है, इंडिया में कितना फर्क हो गया? क्योंकि गांव ज्यादा है इंडिया में। इंडिया में गरीबी और गांव ज्यादा है, रूरल एरिया है, वो भरपेट खाना नहीं खाते, इसलिए स्कूल में मिड डे मील दी जाती गवर्नमेंट स्कूल में। तो कि उनको खाना, मिड डे मील पता क्या होता है? स्कूल में मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में तो मिलती थी, या बच्चों को मिलती होगी। गवर्नमेंट स्कूल में तो रूल है, प्राइमरी तक मिलती है, फिर मिड डे मील तो फिर होनी चाहिए। क्यों होता है मिड डे मील? तीन फायदे बताओ। जब से मिड डे मील हुई, वो जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो खाने के लालच में अपने अपने बच्चों को गरीब लोग डाल देते हैं कि चल इनको एक वक्त का हम खिला देंगे, एक वक्त का स्कूल से फ्री मिल जाएगा। उनको खाने के लालच में तो बच्चे एक तो एनरोल ज्यादा होते हैं और रोज स्कूल भी आते हैं। एक फायदा होता है एनरोलमेंट ज्यादा होती है, एडमिशन ज्यादा होते हैं। दूसरा कि रोज स्कूल आते हैं, हम लोग बच्चे स्कूल आते नहीं थे। तीसरा फायदा, उनको बैलेंस डाइट मिलती है। पढ़ते तो क्या ही है वो, स्कूल आएंगे तो पढ़ ही लेंगे औखा सौखा। नहीं, रोज अलग खाना मिलता है, सेम चीज नहीं मिलती। रोज उनको अलग अलग खाना मिलता है, तो बैलेंस डाइट। अलग अलग रूल ही नहीं है दाल मिलने का। दाल मिलेगी लेकिन रोज अलग मिलेगी। एक दिन दाल, एक दिन सब्जी भी मिलेगी, उनको खिचड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैकरोनी वगैरह नहीं मिलती। पूरी ना मिलते हैं उनको। और लेकिन उसका नुकसान भी होता है, अगर बनाने वाला आलसी हुआ, उसने अच्छा खाना ना बनाया, तो फिर अभी पिछले हफ्ते न्यूज में है, पता नहीं कौन सा स्कूल के सारे बच्चे, छत्तीसगढ़ का कौन सा था, सारे बच्चे मिड डे मील खा के बीमार हो गए, सब हॉस्पिटलाइज सारे, सबका पेट खराब हो गया। तो बीमार सारे इकट्ठे होते हैं ना फिर। हो गया जी कंप्लीट। लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक। अच्छा, लिबर्टी इंडिकेटर आ गया भाई साहब, दिख रहा है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी क्यू है ये, सेम टू सेम पीछे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब ना देखो, यहीं से पता लग जाता है कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि नहीं। 2 साल पहले जब मैंने बोला कि इसके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, 2 साल पहले ये लिबर्टी इंडिकेटर बोर्ड्स में आया, सीबीएसई में आ गया, तो मेरे बच्चों के ऊपर तो अच्छा गया था बहुत ज्यादा। जब ये डिस्कस करने आए ना शाम को, सबने मेरे को एक ही क्वेश्चन बोला, सर लिबर्टी इंडिकेटर आया, ये पता नहीं क्या था। तो उस टाइम मेरे लिए भी एनसीईआरटी में ज्यादा ध्यान तो देता नहीं हूँ, मैं कहा बच्चे पढ़ लेंगे, अपने आप डाउट पूछ लेंगे। तो मैंने कहा यार ये मेरे को भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर मैंने, एक बच्चे ने सिर्फ बोला कि सर मैं तो पढ़ के गई थी, सब उसको खाने को पढ़ गए, तूने हमको क्यों नहीं बताया, अगर तू पढ़ रही थी? कह रही मैंने तो ऑनलाइन इसका आंसर देखा था। तो बच्चे आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं कि नया क्वेश्चन, कह रही पढ़ा भी कब, सुबह पेपर 10:30 शुरू होना है 9 बजे, कि ऑनलाइन में पेपर नए नए क्वेश्चन ढूंढे थे, लिबर्टी इंडिकेटर मैंने रीड मार लिया, तो मेरे को आंसर इसका आता था बाई चांस, सेम आ गया। फिर मैंने बाद में जब डिस्कशन हो रही थी, मैंने बोला चैप्टर कौन सा बेटा, कि मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, कहती लास्ट चैप्टर है। मैंने ढूंढा, मैंने यहाँ पे देखा, मैं कहा बॉक्स तो मैंने इंपॉर्टेंट बोले हुए हैं। फिर मैंने बाद में एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के अंदर भी ये क्वेश्चन है। तो जब एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन है, तो बच्चे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है आपका 11। देखा, व्हाट इज लिबर्टी या डिफाइंड लिबर्टी? तो इसका मतलब वो एक बच्चे को मिला के, उसने भी तो एमसीक्यू देखे ना उसमें, सॉरी ऑनलाइन देखे ना उसने, तो ये बच्चों ने बैक एक्सरसाइज नहीं की थी, इसका मतलब तो ये गलती आप लोगों ने नहीं की। एनसीईआरटी पक्का आनी है इस बुक, ये बुक बोर्ड्स में भी 3rd या 4th ईयर ही है, ज्यादा नई नहीं उनके लिए, क्वेश्चन इतने हैं नहीं, ज्यादा एनसीईआरटी आती है स्टार्टिंग में। अब जी पढ़ के आप समझाओ लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब, कितने क्वेश्चन हो गए? कंप्लीट हो जाएगा।
क्या मतलब है इसका? बोलो। कितने एक्सटेंड तक लोग सोशल और पॉलिटिकल डिसीजंस डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन मतलब डेमोग्राफिक लोग होते हैं, हर एज के लोग, पॉपुलेशन बेसिकली, इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उनका कितना रोल प्ले है, उसको क्या बोलते हैं? कि आपकी कंट्री में, आप लिबर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपकी कंट्री में कितनी फ्रीडम, कितनी लिबर्टी मिलती है ताकि आप जो अपनी कंट्री के रूल्स, लॉज में पार्टिसिपेट कर सको। ये एक इंडिकेटर होता है। जिस कंट्री का लिबर्टी इंडिकेटर सबसे अच्छा होगा, वो कंट्री की डेमोक्रेसी क्या होगी? बहुत अच्छी। क्या इंडिया में लोगों को लिबर्टी मिलती है? आपके पास होता है लिबर्टी कि आप वोट करो, आप अच्छा बंदा चुनो। आपके हर 5 साल में वोटिंग होती है, आपके पास मौका होता है। अगर पिछले बंदों ने सही काम नहीं किया तो लिबर्टी है कि मतलब गवर्नमेंट तो जो करेगी करेगी, पर आपके पास एक मौका है गवर्नमेंट चुनने का। तो आप अच्छा चुनो, आप उस बंदे को चुनो जो आपकी बात वहां तक पहुंचाए। अपने एरिया का एमएलए, एमपी ऐसा चुनो जो आपके एरिया की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं शराब कहाँ बिक रही है, कौन हमको पिलाएगा, कौन ज्यादा पैसे देगा, है ना? हमारा वोट कि हमारी कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ वोट कर रही है, हम वही वोट कर देते हैं। जबकि पढ़ाई कहती है उस बंदे को वोट करो। देखो गंदे सारे हैं, कोई नहीं अच्छा, पर आपको ढूंढना है गंदों में सबसे कम गंदा कौन सा है, उसको तो वोट करो। कम से कम गंद डालेगा, कम डालेगा, वो कुछ तो काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मौका होता है। केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक काम शुरू किया हुआ है, वो कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले अपने पोर्टल पे लोगों से राय मांगते हैं। लोग उसमें रिप्लाई करते हैं, वो चेक लिस्ट देता है आपके कौन से ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं। तो मेजोरिटी लोगों से सलाह करने के बाद अगर मेजोरिटी लोग जो वो गवर्नमेंट सोची थी उसके खिलाफ है तो रूल बनाते ही नहीं है। तो आपके पास एक वो होगी लिबर्टी कि आप पार्टिसिपेट करो पॉलिटिकल डिसीजंस में। और सोशल डिसीजंस में मतलब अपनी सोसाइटी में आपका कितना हिस्सा है। कौन है ये? तो सोसाइटी में उसका हिस्सा ज्यादा होगा जो सोशल उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होगा। जो इंट्रोवर्ट होगा, घर के अंदर बैठा है, वो तो क्या ही करेगा? वो सिर्फ ये बोल सकता है आजकल बहुत गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है, बदलो, जाओ पार्टिसिपेट करो। अच्छे लोग को बोला गया, किसने किसने बोला कि तुम पॉलिटिशियन नहीं बन सकते? और हमने तो जॉब करनी है, हमने ये बनना है, जॉब करनी है। तुम अच्छी पढ़ाई करो, एंटर करो पॉलिटिक्स में, बदलो देश को, किसने मना कर रखा है? पर क्या ये इतना इजी है जो मैं बोल रहा हूँ? हमारे ऊपर के लोग हमारे को जाने देंगे? हमारे को मिलेगा मौका, और जब मौका मिलेगा, जब तक हम उस कंडीशन में आएंगे ना, हम खुद ही गंदे और करप्ट हो चुके होंगे सबके साथ रह रह के। वो करना ही पड़ेगा हमको उल्टे सीधे काम जो इंडिया में होते हैं। चाइना में ये पॉलिटिक्स है पर थोड़ी कम लेवल पे है। सबसे भयंकर तो पाकिस्तान में, वहां तो सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स है, सोशल वेलबींग की बात तो बात कोई करता ही नहीं। कम से कम यहाँ पे अगर सोसाइटी में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप सड़कों पे आके कैंडल मार्च कर देते हो, प्रोटेस्ट कर देते हो जंतर मंतर पे, या अपने हक के लिए आप प्रोटेस्ट करते हो, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। तो ये आपका सोशल डिसीजन के अंदर आपका हिस्सेदारी हुई। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते, चुप हो जाते हो, तो ये आपकी लिबर्टी आपको गवर्नमेंट ने दी है, पर आप उसको यूज, आपके पास एक वो है राइट टू, आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। पता है क्या होता है वो? क्या है? कौन लेके आया राइट टू इन्फॉर्मेशन? ये एक रूल है, राइट है, ये हमारे पास था नहीं, ये कुछ साल पहले हमारे पास आया है। कौन लेके आया पता है? मोदी जाएगा तो सबसे कम बीजेपी गवर्नमेंट अपनी राइट, केजरीवाल जब सीएम नहीं था तब लेके आया था। केजरीवाल सबसे पहला एक्टिविस्ट था, पहले वो एक्टिविस्ट था ना, इनकम टैक्स का ऑफिसर था, पढ़ा लिखा। जब उसने इनकम जॉब छोड़ी, क्यों छोड़ी? उसने लोगों के लिए लड़ना शुरू किया, उसने सोशल इंटरेस्ट। उसका पहला गोल था
राइट टू इंफॉर्मेशन, वो लड़ा और उसने पास करा के छुड़ाई है क्या? कोई आम आदमी गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ जानने के हक रखता है, क्योंकि मेरी चुनी सरकार है, मैं इसके बारे में कुछ भी जानना चाहूं मेरे को हक है। उसके लिए जब ये जीता प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा की वो जो होती है सेशंस होते हैं वो लाइव कर दिए। आप देख सकते हो क्या बातें करते हैं लोग, कैसे लॉज बनते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा होता है। पहले किसी को पता नहीं लॉज कैसे क्या बातें करते हैं। दूसरा, आप किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट का सारे अकाउंट्स चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट के पैसा कितना आता है, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, क्यों करती है, गवर्नमेंट के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, गवर्नमेंट कहाँ फेल हुई है, गवर्नमेंट ने स्कैम्स क्या किए हैं, कौन सा मंत्री क्या करता है। आपको एक चीज का हक है इंडिया में, और ये राइट कौन सा, राइट टू। इसके तहत आप कुछ भी पता कर सकते हो गवर्नमेंट के बारे में। जिसे गवर्नमेंट के स्कैम्स पता लगते हैं ना, वो इसी राइट से पता लगते हैं। अगर राइट ना होता तो पता लगते गवर्नमेंट स्कैम करती है, हमको पता ही ना होते। तो कोई लोग जागरूक है, जो सोशली अवेयर है, वो इस लिबर्टी इंडिकेटर का फायदा उठाते हैं। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया इंडिया में पहली बार? तो वो एक्टिविस्ट था, वो सीएम तो बाद में बना, तो दिमाग वाला बंदा हमारा सीएम है। अगले 20 साल तक वो होना चाहिए हमारे पास। दिल्ली के लोग फिर कनाडा जाना छोड़ देंगे, दिल्ली में जॉब्स मिला करेंगी। अगर ये 20 साल टिक गया ना, तो दिल्ली में जॉब्स की दिक्कत नहीं आएगी, ये दिल्ली बदल देगा पूरी की पूरी। हमें पढ़ाई के अलावा ये इसकी अब जो हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई, फिर हम डीबीएसई पढ़ेंगे, दिल्ली बोर्ड। और दिल्ली बोर्ड जब आ जाएगा ना, हमें जॉब्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हम जॉब्स गिवर हो जाएंगे, क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। वो आज भी केजरीवाल के स्कूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, अलग से स्कूल्स हैं। कॉलेज तो यूनिवर्सिटी है पूरी, डीएसयू, वहां पे मशीनें पड़ी हैं, वहाँ मशीनों पे पढ़ाई होती है, किताबें पढ़ाई नहीं होती वहाँ पे, मशीनों पे। और केजरीवाल ने एक स्कूल खोला है दिल्ली में, कई जगह पे खुला है, सिर्फ दिल्ली के टॉपर्स बच्चे, उसमें एंट्रेंस है, एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस है, और एक क्लास में 15 से 20 बच्चे होंगे, उससे ऊपर नहीं होते। सारे क्रीम है, जो टॉपर्स, जिनका दिमाग आउटस्टैंडिंग है, और उनकी पढ़ाई ऐसे नहीं होती जो हम पढ़ते हैं, उनके पेपर ऐसे नहीं आते जो हमारे आते हैं। उनके सारे पेपर एमसीक्यू होते हैं, A to Z MCQ, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड थिंकिंग स्किल्स। आप सोच के गए, तुक्केबाजी नहीं, आप सोचते क्या हो। उनकी, मेरा एक बच्चा आया था लास्ट ईयर 10th में, 1-2 महीने पढ़ के गया मेरे पास सिर्फ। उसके बाद उसके गया विद्या भवन में, विद्या भवन कहते हैं, विद्या मंदिर में उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि स्कूल की कोलैबोरेशन है विद्या मंदिर के साथ। वीएमसी क्लासेस जो होती है ना, उसमें हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, आईआईटी के लिए होती है वो। तो स्कूल का कोलैब है कि उस केजरीवाल का स्कूल ने कोलैब कर दिया कि मेरे सारे बच्चे ट्यूशन जाएंगे ही नहीं, कहां पढ़ेंगे? वीएमसी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस वीएमसी में लाखों की फीस लगती है और एंट्रेंस लगती है, उस केजरीवाल के स्कूल के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पढ़ेंगे। स्कूल भी बढ़िया, शाम को ट्यूशन भी बढ़िया, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सोच कि हमारे दिल्ली से आईआईटी रैंकर जब बच्चे निकलेंगे, तो वो जॉब्स देंगे, लेंगे नहीं, वो जॉब्स पैदा करेंगे, क्योंकि वो कुछ बनाएंगे, इनोवेशन करेंगे, जॉब्स पैदा हो जाएंगी उससे। तो ये हमारे केजरीवाल की सोच है। तो लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में कुछ परसेंटेज दिया है, क्या परसेंटेज दी हुई है? एग्जाम्पल्स तो दिया हुआ है, पढ़िए सर एग्जाम्पल क्या क्या है। कितनी राइट्स मिलती हैं वोट करने की या डिसीजन लेने की? आगे, extent of the constitutional protection of the independence of the judiciary and rule of जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कितनी है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे कोर्ट हैं, इनके जज कितना इंडिपेंडेंटली फैसला देते हैं। क्या ये गवर्नमेंट के या पॉलिटिक्स में तो नहीं पड़ जाते? गवर्नमेंट इनको डराती तो नहीं है? कैसा है इंडिया में? गवर्नमेंट डराती नहीं है किसी को, पर करप्शन होती है इंडिया में। फिर भी मोस्टली जज काफी अनकरप्टेड भी है। तो ये हमारी कंट्री में अभी लिबर्टी अच्छी खासी है। क्या पाकिस्तान में ऐसा होगा? वहां पे जो गवर्नमेंट बोलेगी, ऐसे बोल देगी, वो रिजल्ट निकाल जाएगा, जो जज वही बोलेगा। इंडिया में भी ऐसा है, पर 20% होगा, 80% जज जो है वो ईमानदार है। वकील पैसे खाता है, जज नहीं खाता। और कोई एग्जांपल है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और rule of law. लॉ कितना फेल करता है?
इंडिया में असलियत क्या है इस बात की, बताऊं? वीडियो बंद कर दो पहले।